नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश है, इस तुगलक वंश में आज हम मोहम्मद बिन तुगलक पे चर्चा करेंगे, जिसे एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में भारतीय इतिहास में जाना जाता है। हमने अपनी पुरानी वीडियो में इसके तुगलक वंश के जो संस्थापक थे, जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था, उसको समझा था। आज गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी उनके पुत्र जोना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो, अग्निवीर का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी एमटीएस हो, चाहे फिर कोई भी पुलिस भर्ती परीक्षा हो या किसी भी राज्य स्तर पर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, आम तौर पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इनकी जो 5 योजनाएं जो इन्होंने शुरू की, जो विफल हुई, वहाँ से आपको आम तौर पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए शुरुआत करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक पर। तो जिस शासक के बारे में आज हम समझेंगे, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश से संबंधित है और इनका जो टाइम पीरियड है मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो शासनकाल है वो 1325 से 1351 तक है। क्योंकि 1320 में जब तुगलक वंश बनता है, तुगलक वंश स्थापित होता है 1320 में, तो 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का शासन होता है। फिर 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो आइए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखिए, तुगलक वंश से संबंधित अगला देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी। तो गयासुद्दीन तुगलक के क्या है? उत्तराधिकारी है। और आप ये याद रखिए कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खां के नाम से, जोना खां के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जोना खां के नाम से जानते हैं। हमने अपनी पुरानी वीडियो में चर्चा की थी, क्या की थी, कि ये जोना खां जो है वो 1321 में, 1323 में वारंगल पर अभियान करता है, तेलंगाना पे अभियान करता है मतलब, और फिर ये जाजनगर पे अभियान करता है। और जाजनगर पर जब अभियान करता है, उसकी जानकारी हमें राजमुंद्री अभिलेख से मिलती है। और उसी राजमुंद्री अभिलेख में इस जोना खां को विश्व का खान कहा गया है। तो जोना खां जो है, इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? विश्व का खान। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? राजमुंद्री अभिलेख से। और इसी राजमुंद्री अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि इन्होंने लगभग 1324 के आसपास इन्होंने जाजनगर जो उड़ीसा में आता है उस पर आक्रमण किया था और वहाँ के शासक भानुदेव द्वितीय को पराजित किया। और जोना खां का ही एक नाम और है मेरे प्यारे बच्चों, वो नाम क्या है? उलुग खां। ये उलुग खां इनकी उपाधि है और ये उपाधि इनके पिता गयासुद्दीन तुगलक ने
दी थी। और ये कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक, जिनकी मृत्यु लकड़ी के महल के गिर जाने से हो गई थी, उसमें दब जाने से हो गई थी, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र इन्हीं के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक थे, क्योंकि इनके सुल्तान की भविष्यवाणी निज़ामुद्दीन औलिया ने कर दी थी। तो इतना आप समझ गए हैं, तो आगे हम चलते हैं। आखिर मोहम्मद बिन तुगलक के और भी बहुत सारे नाम हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहते हैं, और इनकी जो भी नीतियां रही, सभी नीतियां असफल। और जब सभी नीतियां असफल रही, तो देखिए इनने एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से जानते हैं। एक तो आपसे पूछे, बताइए, एक बुद्धिमान मूर्ख शासक, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हें बुद्धिमान मूर्ख शासक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो नीतियां रही वो असफल रही, इसलिए इन्हें असफलताओं का बादशाह भी कहते हैं। आखिर इन्होंने कौन कौन सी वो नीतियां चलाई जिसके कारण इन्हें बुद्धिमान मूर्ख शासक कहते हैं, जो असफल हुई थी? उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उनकी ये 5 योजनाएं थी जो असफल हुई है। इसके अलावा देखिए, इन्हें रक्त पिपासु, पागल शासक और स्वैपनशील के नाम से भी एक प्रकार से जानते हैं। तो रक्त पिपासु, पागल शासक और स्वैपनशील के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो इनके बहुत सारे नाम हो गए। जोना खा, उलूक खा, इनकी उपाधि थी उलूक खा, जो इनके पिता ने दी थी। और रक्त पिपासु, पागल शासक, स्वैपनशील, और सबसे बड़ी बात, एक बुद्धिमान मूर्ख शासक भी ये है। लेकिन देखिए, ये बताया जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे जो MBT है, इसका मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक, मेरे प्यारे बच्चों, ये एक विद्वान शासक है। एक विद्वान शासक है। कहते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे विद्वान, दिल्ली सल्तनत में जो टाइम पीरियड रहा है, जितने शासक आए हैं, उनमें ये सबसे बुद्धिमान, सबसे विद्वान है, सबसे पढ़ा लिखा है। लेकिन फिर भी ये इसकी जो योजनाएं रही वो सब असफल रही, क्योंकि इनकी योजनाएं एक प्रकार से दूरदर्शी योजनाएं थी, जो शायद वहाँ की प्रजा, इस समय की जो प्रजा है वो जनता रही, वो शायद इनकी योजनाओं को इतना समझ नहीं पाई। लेकिन इनकी योजना एक दूरदर्शी योजनाएं थी। ठीक है, तो ये एक विद्वान शासक है। ये इन्हें गणित का ज्ञान है, इन्हें अरबी भाषा का ज्ञान है, इन्हें फारसी भाषा का ज्ञान है, इन्हें नक्षत्र विज्ञान का ज्ञान है। तो ये ज्ञान से पूरी तरह निपुण शासक है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ, बताइए वह शासक कौन है जो एक प्रकार से बहुत विद्वान शासक था मध्यकालीन भारत में, दिल्ली सल्तनत में, तो आप बता देंगे वो मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक की उन योजनाओं पे चर्चा करेंगे जो असफल रही है। तो आइए, बर्नी जो एक इतिहासकार है, बर्नी ने 5 योजनाओं की चर्चा की। तो कहने का मतलब है, बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की
5 योजनाओं की चर्चा की है। अब वो चर्चा कौन कौन सी है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली है दोआब के क्षेत्र में कर वर्दी। तो दोआब के क्षेत्र में कर वर्दी, देखो दोआब क्या होता है, दोआब होता है दो नदियों की के बीच का प्रदेश। तो दो नदियों के बीच का जो प्रदेश होता है वो बहुत उपजाऊ होता है, और इस उपजाऊ वाले क्षेत्र में इस मोहम्मद बिन तुगलक ने कर की वर्दी कर दी। अब जब इन्होंने कर की वर्दी कर दी तो भू राजस्व में वृद्धि तो हो गई, लेकिन इसी समय अकाल पड़ गया। जब इन्होंने दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि करी तो कर वृद्धि करने के बाद भू राजस्व में वृद्धि तो हुई, लेकिन अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ गया तो कहते जब अकाल पड़ने पर पड़ा तो टैक्स की तो इस प्रकार से वृद्धि कर दी गई है। तो कहते हैं जो किसान लोग थे, इन किसानों से मतलब बहुत कठोरता से लगान वसूला गया, ठीक है। और यहां तक कि किसानों ने कहते हैं कृषि करना भी बंद कर दिया, कृषि बंद कर दी। मतलब किसान इतने तंग आ गए थे कि एक तो अकाल पड़ गया, ऊपर से आपने कर में वृद्धि कर रखी है, और इनके जो अधिकारी होते थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, इन्होंने बहुत अत्याचार किसानों पर किए, कठोरता से लगान वसूल किया, लेकिन कहते हैं फिर किसानों ने कृषि तक बंद कर दी। तो ये योजना जो रही एक प्रकार से कैसी रही, असफल रही ये योजना दोआब के क्षेत्र में। अब इसके बाद इन्होंने एक योजना और की जिसका नाम क्या है, राजधानी परिवर्तन। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक, इस मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बताइए वो शासक कौन है जो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था। याद करिए, लाहौर से दिल्ली जो राजधानी लेकर आया इस दिल्ली सल्तनत में वो इल्तुतमिश है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से कहाँ ले गया, देवगिरी। कुछ तो ये भी कहते हैं इतिहासकार कि इसने कोई राजधानी परिवर्तन नहीं की, दिल्ली तो राजधानी थी लेकिन देवगिरी को भी इन्होंने राजधानी बनाया। तो कहीं पर हमें मिलता है कि दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी ले गए थे। अब देवगिरी क्यों ले गए, देवगिरी इसलिए ले गए ताकि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित कर सके। दक्षिण भारत पर नियंत्रण स्थापित कर सके, इसलिए अपनी राजधानी देवगिरी ले गए। और देवगिरी का नाम क्या रखा गया, दौलताबाद। और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा गया जो महाराष्ट्र में किसके समीप है, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप है, ठीक है। कुछ का मानना यह है
कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी इसलिए ले गए थे कि शायद मंगोलों से सुरक्षा के लिए, तो मंगोलों से सुरक्षा के लिए ले गए थे। कुछ का मानना है कि दिल्ली की जो प्रजा थी, दिल्ली की जो जनता थी, उससे नाराज थे मोहम्मद बिन तुगलक। कुछ कहते कि कुछ पत्र लिखते थे इनके खिलाफ, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। मतलब प्रजा के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रजा जो थी, ये प्रजा को एक प्रकार से दंड देना चाहते थे, दिल्ली की प्रजा को। ठीक है, तो दिल्ली की जनता को, प्रजा को दंड देने के लिए इसने आदेश दिया कि सभी को यहाँ से देवगिरी चलना है। तो कहते देवगिरी थोड़ा यात्रा लंबी थी, तो कुछ लोग बीच रास्ते में ही मर गए थे। तो एक प्रकार से दिल्ली की जनता को दंड देने के लिए इन्होंने भी कुछ ऐसा किया। तो बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, तो आपको तो बस ये याद करना है कि दिल्ली से देवगिरी स्थापित इन्होंने की, और जिसका नाम क्या रखा गया, दौलताबाद। अच्छा, राजधानी कब परिवर्तित की गई दिल्ली से देवगिरी? तो ये की गई थी, तो लगभग ईस्वी में ये राजधानी देवगिरी स्थापित हुई। लेकिन फिर इन्होंने ये आदेश दिया कि देवगिरी से वापस दिल्ली चले। और ये आदेश लगभग 1334 के आसपास आया। तो लगभग 1334 या कहीं पे आपको मिल जाएगा 1335। ठीक है, तो 1335 सही माना जाता है वैसे, कि 1335 जो है, कि 1335 के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक ने दोबारा आदेश दिया कि आपको दोबारा देवगिरी से दिल्ली चलना है। तो कहने का मतलब है कि एक बार अपनी राजधानी ये दिल्ली से देवगिरी लेकर आए 1327 में, और फिर ये वापस ले गए कहाँ पर, दिल्ली वापस ले आए। लेकिन कहते हैं बहुत सारे जो विद्वान लोग थे वो यहाँ पर देवगिरी में भी आए थे। ठीक है, जो यहीं पर रहकर बस गए। और जो देवगिरी है, दक्षिण भारत में इस्लाम संस्कृति का केंद्र बन गया। तो दक्षिण भारत में इस्लाम संस्कृति का केंद्र बना, ठीक है, देवगिरी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। क्योंकि जब दिल्ली से देवगिरी राजधानी लेकर गए थे, तो बहुत सारे विद्वान लोग भी यहाँ पर स्थापित हुए, संत वगैरह, तो यहीं पर वो रहने लगे। ठीक है, तो ये राजधानी जो परिवर्तन इन्होंने किया, एक प्रकार से ये विफल रही। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरी योजना इन्होंने क्या की। तीसरा इन्होंने किया सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन मतलब है टोकन करेंसी। अब ये क्या है, देखिए, ये कहा जाता है कि चांदी की कमी हो गई थी। क्या हो गई थी? चांदी की कमी। कहते हैं कि इनके समय पूरे विश्व स्तर पर चांदी की कमी हो गई थी, और चांदी एक बहुमूल्य धातु थी। तो चांदी की जो कमी हुई, और इस बहुमूल्य धातु को कैसे बचाया जाए, तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि चांदी की कमी हो गई है और चांदी एक बहुमूल्य धातु है, तो बहुमूल्य धातु को बचाने के लिए इन्होंने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के मार्केट में उतार दिए। तो
चांदी की कमी होने के कारण इन्होंने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के मार्केट में उतार दिए। लेकिन जब इन्होंने तांबे के सिक्के मार्केट में जब उतारे तो इन्होंने सावधानी नहीं बरती। सावधानी नहीं बरती मतलब एक प्रकार से कि इनकी नकल नहीं हो सके, इस प्रकार को कोई भी सावधानी नहीं बरती। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो ये तांबे के सिक्के हैं ये घरों में बनने शुरू हो गए। जो ये राजकीय सिक्के थे, इस प्रकार के नकली सिक्के घरों में बनने शुरू हो गए। और ये कहते हैं ये जो घर होते थे ये घर टकसाल के रूप में स्थापित हो गए। टकसाल क्या होता है? जहां सिक्के बनते हैं। तो घर जो है वो टकसाल में स्थापित होने लगे, घरों में ही नकली सिक्के बनने शुरू हो गए, क्योंकि एक प्रकार की कोई सावधानी नहीं बरती गई कि इस प्रकार के कोई सिक्के नकली ना बन पाए। ठीक है, तो कहते कि घरों में सिक्के बनने शुरू हो गए तो एक प्रकार से थोड़ी सी माहौल खराब हुआ। तो फिर क्या करा? फिर जो नकली तांबे के सिक्के जो बाजार में आए थे, जो नकली तांबे के सिक्के जो बाजार में आए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? इन नकली तांबे के सिक्कों को मार्केट से वापस बुलाया और इनके स्थान पर इन्होंने चांदी के सिक्के दिए। मतलब अपनी प्रजा से कहा कि आपके पास जो नकली तांबे के सिक्के हैं वो आप हमारे पास जमा कराइए और हमसे चांदी के सिक्के ले जाइए। तो कहने का मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक के खजाने में तो केवल नकली चांदी के सिक्के, नकली तांबे के सिक्के बच गए और जो असली चांदी के सिक्के थे वो सब बाजार में या जनता के पास चले गए। तो ये योजना असफल है, क्योंकि देखिए चांदी के सिक्के जो इन्होंने इनके समय थे और जो इन्होंने तांबे के सिक्के जो जारी किए, इनका मूल्य बराबर था। जब इन्होंने शुरुआत में चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के मैदान में उतारे, मार्केट में उतारे, तो उनका मूल्य बराबर था। तो कहने का मतलब है ये योजना भी एक प्रकार से इनकी क्या रही? असफल रही। और इन्होंने ये जो एक प्रकार से ये जो सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन है, ये कहाँ से इन्होंने सीखा था? तो ये चीन से सीखा था। लेकिन चीन में ये योजना सफल थी, यहाँ भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो शुरू की वो असफल हो गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो चौथी जो योजना है वो है खुरासान अभियान। अब ये खुरासान अभियान क्या है? ये खुरासान मध्य एशिया में आता है। और मोहम्मद बिन तुगलक क्या सोचते थे? मोहम्मद बिन तुगलक का ये मानना था कि खुरासान को हम जीते और खुरासान को जीतकर एक प्रकार से काबुल पर अधिकार करें और काबुल पे अधिकार कर कर मंगोलों से रक्षा करें, क्योंकि मंगोल लोग सब यहीं से आते थे। तो खुरासान पर जब हम जीतेंगे तो खुरासान को जीतने के बाद हम मंगोलों से अच्छे से मुकाबला कर सकेंगे। तो इस प्रकार की योजना लेकर इन्होंने खुरासान अभियान आरंभ किया। और खुरासान अभियान के लिए इन्होंने कहते हैं लगभग 3,70,000 सैनिक तैयार किए। इस अभियान के लिए इन्होंने अलग से सैनिक का एक समूह बनाया जिसमें लगभग 3,70,000 के आसपास थे। और इन सभी सैनिकों को एडवांस में वेतन भी दे दिया गया। सोच कर देखिए, इस खुरासान अभियान के लिए अलग से सेना का गठन किया गया। उन सेनाओं को लगभग 1 साल का पहले ही एडवांस वेतन दे दिया गया। लेकिन ये अभियान सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने जो एक गुट बनाया था, जैसे मिस्र के शासक से या 1-2 शासक और थे, उनके साथ मिलकर इस अभियान के लिए एक गुट बनाया, लेकिन वो गुट कामयाब नहीं हो पाया, वो गुट टूट गया। और जब वो गुट ही टूट गया तो ये अभियान
पूरा नहीं हो सका, इसलिए ये भी अभियान क्या रहा, असफल रहा। इसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने जो अंतिम अभियान किया वो है नंबर 5, कराईचिल। कराचिल अभियान। ये क्या है, ये कुमाऊं पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। और कुमाऊं पहाड़ियों पे कराचिल अभियान के लिए इसने अपनी सेना को भेज दिया। लेकिन यहाँ की विभिन्न परिस्थितियाँ थी, क्योंकि यहाँ बर्फ का इलाका था, तो सेना कहते हैं कि एक प्रकार से फंस गई, है ना। जितने सैनिक गए उसमें बहुत नामात्र सैनिक ही वापस लौट पाए। तो ये अभियान भी इनका एक प्रकार से असफल रहा, ठीक है। तो ये असफलताओं का बादशाह रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी सोच बेकार थी या एक, क्योंकि बुद्धिमान और बहुत बुद्धिमान और विद्वान शासक माना गया दिल्ली सल्तनत के समय, लेकिन इनकी योजनाएं क्यों असफल रही, इस पर एक विचार करने वाली बात रहती है। कहते हैं कि इनकी जो योजनाएं थी वो सब दूरदर्शी योजनाएं थी, लेकिन शायद जनता इनकी योजनाओं को ठीक से समझ नहीं पाई। तो याद रखिए, इनकी 5 योजनाएं थी। पांचों योजनाओं पे हमने चर्चा की। सबसे पहले दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की, वो भी असफल। उसके बाद इन्होंने राजधानी परिवर्तन की, सांकेतिक मुद्रा चलाई, खुरासान अभियान किया, कराचिल अभियान किया। तो ये 5 इनकी योजनाएं थी। इसके बाद देखिए कृषि सुधार। अगर हम कृषि सुधार की बात करें तो एक क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या है कि दीवान ए कोही नामक विभाग किसने बनाया। तो देखिए, कृषि में सुधार करने के लिए, कृषि में सुधार करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, तो इन्होंने एक नया विभाग बनाया जिसका नाम क्या है, दीवान ए कोही। तो अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, दीवान ए कोही विभाग किसने स्थापित किया था, बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये दीवान ए कोही विभाग किसकी उन्नति के लिए, किसमें सुधार करने के लिए, तो कृषि में सुधार करने के लिए इन्होंने दीवान ए कोही विभाग बनाया था। और यहां तक कि किसानों को कृषि के लिए तकावी ऋण तक भी दिया। तो तकावी ऋण देने वाला शासक कौन था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ये किसानों को दिया जाता था तकावी ऋण, ठीक है, कि किस प्रकार वो कृषि में सुधार एक प्रकार से कर सके, ठीक है। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान है जो हिंदू त्योहार होली और दिवाली में भी भाग लेता था। तो एक ऐसा सुल्तान बताइए जो हिंदू त्योहार होली और दिवाली में भी भाग लेता था। तो आप बताएंगे ऐसा कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। इसके बाद देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसके समय बहुत सारे विद्रोह हुए। इसके समय बहुत सारे विद्रोह। कभी मान लीजिए किसी एग्जाम अगर आपसे पूछ ले कि बताइए सबसे ज्यादा विद्रोह किसके समय, तो बता देंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत सारे विद्रोह हुए। और कहते हैं जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत तो लगभग स्वतंत्र ही हो गया था। और उनमें से 2 हैं, एक विजयनगर साम्राज्य और एक है बहमनी साम्राज्य। तो याद रखिए, विजयनगर साम्राज्य जो हिंदू संस्कृति का केंद्र था, जिसकी स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की। एक बहमनी साम्राज्य है जो इस्लामी संस्कृति का केंद्र है, ठीक है। ये दोनों जो साम्राज्य है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही स्थापित हुए थे।
दक्षिण भारत में, या मैं कह दूं एक प्रकार से स्वतंत्र हो गए थे। तो लगभग दक्षिण भारत तो इनके समय लगभग स्वतंत्र हो गया। तो याद रखिए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में हुई। एक इस्लामी संस्कृति का केंद्र है, तो दूसरा एक हिंदू संस्कृति का केंद्र है। ठीक, इसके बाद देखिए, अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 1351 में हो जाती है। तो इनकी मृत्यु 1351 में हुई। और 1351 में मृत्यु कहाँ हुई है? तो एक स्थान है ठट्टा नामक स्थान पर। तो ठट्टा नामक स्थान पर 1351 में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु किस समय हुई? तो इनका जो अंतिम अभियान है, देखिए इनके समय बहुत सारे विद्रोह हुए, उनमें से एक विद्रोह था गुजरात के टगी का। तो इनका जो अंतिम अभियान था वो था गुजरात का टगी। तो गुजरात का जो टगी अभियान था, जो इनका अंतिम अभियान है, जब गुजरात के टगी में विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जब ये गए थे तो ठट्टा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है 1351 में। और एक इतिहासकार है जिसका नाम है बदायूनी, ठीक है, ये लिखता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो अगर आपसे कहे बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किसने कहा था कि एक प्रकार से सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो आप बता देंगे मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ये बात किसने कही? बदायूं ने कही है। और मृत्यु 1351 में इनकी हो जाती है। और इनके बाद जो आएंगे वो है फिरोज शाह तुगलक, जो इनके उत्तराधिकारी होंगे 1351 से लेकर 1388 तक। ठीक है, देखिए आगे समझते हैं। एक अफ्रीकी यात्री है, अफ्रीकी यात्री जिसका नाम है इब्न बतूता। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए एक अफ्रीकी यात्री है जिसका नाम है इब्न बतूता, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, इब्न बतूता 1333 ईस्वी, मतलब हम कह देंगे 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। तो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। और कौन आए थे? इब्न बतूता। ठीक है, कौन है? अफ्रीकी यात्री है। और अफ्रीका में कहाँ से आए थे? ये मोरक्को से आए थे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इब्न बतूता की एक रचना है जिसका नाम क्या है? रहला। रहला, या मैं इसे सफ़रनामा कह सकता हूँ। ठीक है, इस रहला में हमें मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। और इब्न बतूता को दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया था, तो आप बता देंगे इब्न बतूता को। काजी एक प्रकार से मतलब न्यायाधीश होता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए 1342 ईस्वी में चीन के राजदूत बनाकर इन्हें चीन भेजा गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में चीन के राजदूत बनाकर इन्हें चीन भेजा था। और ये भी कहा जाता है कि चीन का एक मंडल भारत आया था बौद्ध धर्म के जो मंदिर है उनसे संबंधित स्थलों को घूमने के लिए। ठीक है,
तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको इब्न बतूता पे याद करनी है। और मैंने एक बात भी ये भी बताई थी कि जो भारत में जो डाक व्यवस्था है, उस डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इसी इब्न बतूता ने किया है। इसके अलावा आप एक बात ये याद करिए, देखिए बर्नी जो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक, ये जो बर्नी है जो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक है, ठीक है, इस तारीख ए फिरोज शाही से हमें मध्यकालीन भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी, दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक बर्नी भी इन्हीं के एक प्रकार से दरबारी, या एक प्रकार से हम कह दें इन्हें आश्चर्य दिया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो आज की जो वीडियो थी वो मोहम्मद बिन तुगलक पे आधारित थी मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम मोहम्मद बिन तुगलक पे एसएससी एमटीएस में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आइए बारीकी से उन पे चर्चा करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन, किस शासक को एक बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है? तो किस शासक को एक बुद्धिमान मूर्ख शासक कहा जाता है? तो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम बता देंगे जोना खां। ठीक, आगे देखते हैं। गियासुद्दीन तुगलक ने जोना खां को कौन सी उपाधि दी? तो कौन सी उपाधि दी थी? उलुग खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसे खगोल शास्त्र और गणित में निपुण था, तो हम क्या बता देंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान बताइए, तो बता देंगे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे खगोल शास्त्र, अरबी, फारसी, गणित, आयुर्विज्ञान, इन सब का एक प्रकार से इन्हें ज्ञान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है वो 1325 से लेकर 1351 तक। अगला क्वेश्चन, वह शासक जो अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद ले गया था। तो वह शासक जो अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद ले गया, तो वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और जो देवगिरी है
देवगिरी का नाम क्या रखा गया? दौलताबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक को विरोधाभाषा का मिश्रण कहा जाता है? तो आपका आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधों का एक प्रकार से मिश्रण। आगे देखिए, कराचील और खुरासान अभियान किस शासक ने किया? तो किस शासक ने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा नया विभाग स्थापित किया? तो इसने कौन सा नया विभाग स्थापित किया था कृषि के विकास के लिए? दीवान ए कोही। ठीक है, अगला देखते हैं, किस शासक ने कृषि के विकास के लिए किसानों को तकावी ऋण उपलब्ध कराया? तो किसने कराया है? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखिए, किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया? तो किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया? तो हम बता देंगे मोहम्मद बिन तुगलक। और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान जैन विद्वान यहां पे आपको लिखना है जिन प्रभु सूरी। ठीक है, तो कौन सा सुल्तान जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी से चर्चा करता था?
तो वो सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक वो है जो जैन विद्वान जिन प्रभुसूरी से चर्चा करता था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन है जो बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर गया था? तो वह प्रथम सुल्तान कौन है जो बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर गया था? तो हम बता देंगे मोहम्मद बिन तुगलक। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि जो अजमेर में जो मोहिनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उस पर पे जाने वाला पहला सुल्तान यही था। और एक क्वेश्चन ये, हिंदू त्योहार होली दिवाली में भाग लेने वाला तो हिंदू त्योहार होली दिवाली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान बताइए? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। रेहला किसकी रचना है? तो रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की। और इसी इब्न बतूता को दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया और इसी इब्न बतूता को 1342 में चीन में राजदूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। और दोआब के क्षेत्र में करवर्दी करने वाला भी यही था। तो जो आज की वीडियो थी वो मोहम्मद बिन तुगलक पर आधारित थी। अगली वीडियो जो आएगी वो फिरोज शाह तुगलक पर आधारित होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे एसके की 3 पुस्तकें हैं। एक सामान्य ज्ञान व्रत है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान का हर एक आपको चैप्टर मिलेगा, वो भी डीप में मिलेगा, क्योंकि आजकल एग्जामों में डीप क्वेश्चन आने लगे हैं। एक हमारे पास एसके बुक की सामान्य ज्ञान है। इसमें केवल सामान्य ज्ञान फॉर यूजफुल एसएससी जीडी और एमटीएस। तो जीडी और एमटीएस वैकेंसी आने वाली है, तो आप अभी से ये बुक लेकर सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं जीडी और एमटीएस के लिए। जीडी और एमटीएस 2011 से अब तक के सभी प्रश्न चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज इसमें संकलन किए गए हैं। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी यहाँ पे दी गई है। आप बारकोड है, यहाँ पे बारकोड को स्कैन करेंगे तो आपको पूरी व्याख्या मिल जाएगी इस क्वेश्चन की। एक हमारे पास एसके बुक फॉर एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए है। तो इन तीनों पुस्तक को खरीद कर आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी एमटीएस और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।